जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज का ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लास कंप्लीट करते जा रहे हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे इससे पिछली वीडियो में, तो उसमें यही क्वेश्चन था कि जैसे कि उसमें डायरेक्ट एक ही नंबर पे वो सारे क्वेश्चन ऐड थे, जैसे कि राम का खर्च इतने रुपए कपड़े पे, इतने रुपए किताब पे, इतने रुपए कोचिंग पे। तो सारे खर्चे हो गए तो बाद में जो भी बचा हुआ मूल्य था, अगर इतना बच गया तो उसका टोटल आय क्या था। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इससे पहले। इस वाले में जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया रिमेनिंग वाला, मतलब शेष में से ही खर्चा करना है। और यही वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख भी लेना है कि एग्जाम के हिसाब से पहले टाइप वाला क्वेश्चन तो बस समझने के लिए था, पर इम्पॉर्टेंट ये है और एग्जाम में देखने के लिए भी यही क्वेश्चन मिलता है जब भी हमको सॉल्व करना हो तो। ठीक, तो अब हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। करने का तरीका बदलने वाला है, नहीं करने का तरीका जैसे अभी तक नहीं बदला तो आगे भी नहीं बदलने वाला है। जीरो से लेके अभी तक जो जो क्लास कर लेगा उसमें फिर परसेंटेज में किस तरह कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कोशिश यही करना है कि धीरे धीरे हर एक क्लास को एक स्पेशल अपना नोट्स भी बनाते हुए चलना है। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रफ के रूप में रख लेना है, बाद में एक स्पेशल बुक बनानी है मैथ्स के लिए कॉपी, उसमें ये सारे जितने क्वेश्चन कम से कम बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं इनको उसमें नोट करना है, खुद से सॉल्व करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं। हो जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इसी का कट कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब इसी का छाप लेना है, उसमें ATC जैसे लिखे हैं यहाँ पे एकदम वैसे ही लिख लेना है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन हमारा नोट्स बन के रेडी हो जाएगा तो हमको साथ साथ में जैसे अभी तक जितना पढ़ा चुके हैं तो एटलीस्ट कोई भी बुक अगर मैथ्स की लेंगे हम तो उसका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन अब हमसे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे ज़्यादा भी हो जाएगा क्योंकि हम लोग 50 से 60% के बीच में आ चुके हैं। अब कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं, बाकी ऐसे देखा जाए तो हमारी तरफ से परसेंटेज लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन अब सारे सॉल्व होंगे। जनसंख्या वाला भी इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कब बढ़ता है कैसे घटता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो समझा चुके हैं। बस उस टाइप के क्वेश्चन को लिख के एक बार बोर्ड पे समझाना है, बाकी क्वेश्चन सारे हम समझा चुके हैं। तो अब ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो क्या करना है, सबसे पहला काम कि इसका एक स्पेशल नोट्स बनाना है जिसमें इन सारे क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को 2-2 बार से 3-3 बार सारे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अपने आप में ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एग्जाम्स के। ठीक है, तो कई बार ऐसा है कि सेम डेटा और सेम नाम के साथ ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि क्लास में थोड़ा बच्चों का भी इंटरेक्ट बना रहे, ऐसा ना हो कि क्लास बोरिंग सी बन जाए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट उसको भी रखना पड़ता है, तो उन सब चीज़ें बाकी इन जैसे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि मतलब इस ये जैसे कि इससे पहले जो समझाए टाइप वो कंप्लीट हो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आए हैं अभी ये समझाएंगे। तो इसी तरीके से टाइप वाइज ही तुमको नोट्स भी बना के रखना ताकि जब रिवीजन करना हो बहुत तेजी से तुम उसको कर पाओ। और प्रैक्टिस के लिए जो बुक बताए हैं उस बुक को लाना और प्रैक्टिस दवा करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे तुमको समझ में आएगा, क्योंकि जब हम बता रहे हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन तुमको समझ में तो आ गया कि क्वेश्चन कैसे होता है। ये सिर्फ होता है 15 से 20% का काम। अभी तक जितना तुम लोग सीखे हो ये सिर्फ 15 से 20% का। अभी जब हम बता रहे हैं तो तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को अच्छे इस तरीके से पढ़ते हैं और इस तरीके से करते हैं। ये सिर्फ 15% का काम है। अभी तुम लोग सिर्फ 15% पे पहुंचे हो और ज़्यादा घबराने की बात नहीं। ठीक है, लगेगा अभी कि हमको सब आ रहा है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं। ठीक ना, जब तक से एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 3 से 4 बार नहीं करते वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक ना, तो कोशिश यही करना कि जितने यहाँ पे हम एक बार बता दिए, एक बार तो हम बताएं, देखे, लिखे, एक बार खुद से भी लिख रहे हो वहाँ पे भी कर लिए, और एक बार जब घर पे जाकर अपना एक स्पेशल नोट्स बनाना है इसके लिए, उस पर नोट करना है इसको अलग से, या फिर क्लास में इसको नोट्स कर सकते हो अलग से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मिक्स चल रहा है, अच्छे से ही चल रहा है, लेकिन रफ पे इसलिए बोला जाता है कि करने के लिए, ताकि जब हम यहाँ पे करें तो तुम लोग भी जब क्वेश्चन अगर लिख दिए हैं यानी क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो तुम लोग इसको सॉल्व भी करके पहले देख सकते हो कि आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को बताएं किस तरह का। इससे पहले वाले क्लास का कोई डाउट?
कुछ नहीं, समझ में आया? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम का खर्च कितना है 33.1/3% कोचिंग पर, शेष का 14.2/7% किताब पर, शेष का 12.5% खाने पर। यदि उसकी आय 50,000 रुपये है तो उसकी बचत और खर्च कितना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे तो दिया है कि खर्च है 33.1/3% किस चीज़ का, कोचिंग का। तो अगर हम यहाँ पे बना लें कि अगर कोचिंग में कितना पैसा खर्च किया, 33/1/3 का मतलब कितना होता है 1/3, यानी कि अगर पहले उसकी खर्च कितना होगा 3, अगर उसकी इनकम 3 होगी तो उसका कितना खर्च किया होगा, 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा उसके पास 2। समझ में आ रहा है कब घटता है, खर्च कर दिए तो वो हमारे पास से क्या हुआ, खत्म ही तो हो गया ना, तो जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा ही। 3 से 2 हो गया, समझ में आया ये। उसके बाद बोल रहा है कि शेष का 12.5% खाने पर, नहीं शेष का 14.5%, 14.2/7% किताब पर खर्च करना है। 14.2/7 का मतलब कितना है, 1498 और 2 100, यानी कि 1/7। समझ में आया? 14.2/7 का मतलब कितना हुआ 1/7, यानी कि अगर पहले उसका जो बुक पे खर्च था वो अगर इनकम उसकी 7 थी तो उस 7 का वो कितना खर्चा बुक पे कर देता था, 1 खर्चा करता था, यानी उसके पास अब बचा कितना होगा 6। समझ में आ रहा है? उसके बाद कह रहा है कि शेष का 12.5% खाने पर, 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, यानी कि अगर ये किसका है, फूड का। फूड पे अगर देखें, अगर उसकी इनकम 8 होगी तो उस 8 में से वो कितना खर्चा कर देता है, 1 खर्चा कर देता है, तो बचे कितना, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया? अब बस क्या करना है, इनका गुणा आपस में कर लेंगे तो हमारा सक्सेसिव मेथड, क्योंकि एक ही पे तो ये क्या कर रहा है, घटा रहा है घटा रहा है घटा रहा है, या बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, यानी सेमी नंबर से एक के बाद एक के बाद एक घटाया है। यानी कि जो CI का कॉन्सेप्ट है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या लगता है, जैसे 10% ब्याज पे अगर पैसा लेके आते हैं मान लो 100 रुपये, तो 10% उसका 10 रुपये, तो अगले साल वो कितना हो गया 110 रुपये। तो अब नेक्स्ट ब्याज जो है वो 110 रुपये पे लगेगा। हमारा प्रिंसिपल कितना था 100, पर अब नेक्स्ट साल में प्रिंसिपल चेंज होकर कितना हो जाएगा 110। अब उसके बाद वो कितना 11 रुपये ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 121। तो नेक्स्ट ईयर का ब्याज जो लगेगा वो किस पे लगेगा, 100 पे या 121 पे, 121 पे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहता है, एक के बाद एक के बाद एक चेंज। जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारा सक्सेसिव मेथड एक ही बार में डील हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो 7 से 7 तो कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा 4 बार में, 3 से इसको भी काट दो 2 बार में, 2 से इसको भी काट दो 2 बार में, यानी कि कितना बचा 2:1। सबका गुणा नहीं करना, जब तक कट रहा है काट पीट दो ना, बाद में गुणा करने में फंसोगे। अब यहाँ पे बताओ 7 के 21, 21 अठे आते तब आता नंबर, आता ना, यहाँ पे आते 6 दूनी के 12 सते 84 तब आता ना नंबर। लेकिन अब क्या हो गया, जब यहाँ पे काटा पीटी खून खराबा यहीं पे काट देना। रेशियो का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा फॉर्म, तो सबसे छोटे फॉर्म का जब मतलब है और कट रहा है तो हम काट देंगे ना, क्यों उसका वेट करेंगे। जब नहीं कटता है तभी गुणा करना है, अगर कट रहा है तो उसको काट के पहले छोटा कर लेंगे, ताकि जितना छोटा कैलकुलेशन होगा उतना सटीक हमारा आंसर आएगा और एक बार में आएगा। वरना कैलकुलेशन ही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टफ हुआ है। अभी PET का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी जो कैलकुलेशन आया था बहुत ही अच्छे लेवल का कैलकुलेशन दिया था। सारे नंबर्स जो थे वो दशमलव में दिए थे, सारे नंबर्स का ऐड करना हो या गुणा करना हो या भाग करना हो, सारे के सारे डेसिमल्स में थे। ठीक है, तो उसको हटाना, उसको काटना, उसका गुणा करना, और नंबर भी ऐसे ऑड इवन वाले टाइप में आ गए थे, कुछ फ्रैक्शन टाइप में थे। मतलब कि कैलकुलेशन में ही बच्चे फंसे रह गए। ठीक ना, बहुत सारे बच्चों को तो छूट भी गया होगा, क्योंकि उसका वाकई में अच्छे लेवल का दिया था। अब यहाँ पे देखो 2:1 आ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या? अब 2:1 आ गया, तब हमको ये बताओ कि उसकी आय जो है वो 50,000, हमको उसका बताना है बचत और खर्च। अब यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा इनकम कौन है और एक्सपेंडिचर कौन है या सेविंग कौन है? अच्छा, यहाँ पे ये रेशियो किसका बन रहा है,
ये तो हमारा इनकम का है, साथ में ये क्या एक्सपेंडिचर का बनाए हैं हम कि सेविंग का बनाए हैं? ये हमारा बना है सेविंग का। कैसे बना है सेविंग का, कैसे पता चलेगा? हमारी आय थी कितनी? 3। हमारी आय कितनी थी? 3। समझ में आ रहा है? हमारा खर्च कितना था? 1। तो हमारा सेविंग कितना बचा? 2। यानी कि ये क्या है? सेविंग है। ये क्या है? इनकम है। और ये क्या है? मेरा एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं कि नहीं समझ में आया तो पूछना है, बोलोगे कि हाँ समझ में आ रहा है, अब वास्तविकता में आ नहीं रहा तो ऐसे नहीं करो। जब नहीं आ रहा तो उसको पूछो कि सर ये रेशियो जो बना है, ये रेशियो किस चीज़ का बना है? इसीलिए हम यहाँ पे लिखे ही नहीं थे कि रेशियो किसका बनाए हैं, इसीलिए जानबूझ के उसको छोड़े थे। तो देखते हैं कितने लोग पूछते हैं इसको, तो वहाँ पे ये रेशियो सर वाकई में है किसका, हमको पता कैसे चलेगा? समझ में आया बात? क्योंकि एक्सपेंडिचर सबका लगभग सेम ही है, 1-1-1 है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी जब इसको डील करेंगे तो इसका हमेशा इनकम और सेविंग के बीच का ही रेशियो बनेगा। और जब इसके बीच का जब इनकम और सेविंग हमको पता है तो खर्च नहीं पता ले जाएंगे। अगर हमारे पास इनकम हमारी 2 थी और बचा हमारे पास 1 है, यानी खर्च कितना हुआ? 1 ही तो हुआ ना, तो हम आसानी से बता ही लेंगे। तो इसमें ये रेशियो हमेशा किसका बनेगा? इनकम और सेविंग का। क्लियर यहाँ तक? अब समझ में आया? अब बताओ ये 50,000 वैल्यू किसकी है? क्योंकि वैल्यू जैसे ही पता चलेगा हमारा आंसर आ जाएगा। 50,000 तो है, अब 50,000 वैल्यू किसकी है? क्या बोल रहा है? यदि उसकी आय 50,000 है यानी इसका इनकम है, इनकम है तो नीचे 2 आएगा। वो हमसे पूछा क्या है? उसका बचत भी पूछा है और उसका खर्च कितना है ये पूछा है। अब ये बताओ उसका क्या है? सेविंग 1 है तो खर्च भी कितना होगा? 1 ही तो होगा। यानी कि 1 अगर कर दे तो इससे काट दो, 2 से काट दो, कितने बार में कटेगा? 25 बार में। यानी कि 25,000 क्या है उसका? सेविंग है। या फिर उसका 25,000 क्या कर सकते हैं? एक्सपेंडिचर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। समझ में आया बात? यानी कि 25,000 उसकी है, बचत भी है और 25,000 उसका खर्च भी है। किस तरह कोई दिक्कत इसमें नहीं? छाप लो इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, राम जी की बात होगी तब थोड़ा रावण की भी बात करेंगे, ठीक है? इसको रफ करें। अब देखो रावण वाले में क्या कहता है कि रावण का खर्च 16/2/3% मोबाइल पर है। अच्छा, रावण शौकीन आदमी है भाई, मोबाइल चलाते हैं, ठीक है? उसके बाद शेष का 12.5% शराब पर है, बहुत सही। और शेष का 33.1% जुआ में हार जाते हैं। क्या करते हैं? जुआ में हार जाते हैं। अच्छा, कोई लोग हाथ नहीं होगा भाई, ऐसा क्वेश्चन अब आ ही गया है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। यदि अब उसके पास 35,000 रुपये, अच्छा किसी को तकलीफ होगा तो हम इस रावण को नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे रावण की जगह क्या करते हैं? कोई भी एक नाम ऐसा, सारे नाम तो भगवान लोग के ही हैं, क्या ही किया जा सकता है। महिषासुर का कर दें? महिषासुर का कर देते हैं, चलो। वरना इस टाइम आदि पुरुष का जिस तरीके से बाइकाट चल रहा है रावण को देख के कि खिलजी है खिलजी है, क्या पता कोई हमारी इस वीडियो पे से भी याद हो जाए कहे कि रावण तो पंडित जी थे, वो शराब पीते नहीं थे। अरे रावण पंडित जी थे लेकिन राक्षसी कुल के थे ना भाई, इस बात को भी तो ध्यान देना होगा ना। तो यहाँ पे महिषासुर कर देते हैं, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो ये अब दानों वाले लग भी रहे नाम है। महिषासुर का खर्च 16/2/3% मोबाइल पर है, शेष का 12.5% शराब पर है और शेष का 33.1% 3% वो जुआ में हार जाता है। यदि अब उसके पास 3500 रुपये बचते हैं तो उसकी आय कितनी थी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा बताओ? अगर इनकम से सेविंग का रेशियो क्या बनेगा? अगर इनकम उसकी 16/2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6। यानी अगर उसकी इनकम 6 होगी तो अब कितना बचा होगा पैसा उसके पास? 5 रुपये। उसके बाद शेष का 12.5% शराब पे भी उड़ाना है। 12.5 का मतलब 1/6
8, 1/8 का मतलब क्या हुआ, अगर 8 उसकी इनकम है तो अब बचा कितना होगा 7। उसके बाद कह रहा है कि और शेष का 33 सही 1/3% क्या करता है वो, जुआ में हारेगा। तो जब जुआ में हारेगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। किसी तरह कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब उसके बाद देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कोई नंबर कटने वाला एक दूसरे से, 2 से काट दो इसको, 3 से कट जाएगा, और कुछ तो कटने वाला नहीं दिख रहा है, ठीक। तो 5 सते 35 और 8 3 के 24, 24 तिया तितरी के 9 और 8 9 72, ठीक। 72 और 35 किसी से कटने वाले हैं, 7 25 35 35 72 नहीं कटने वाले नहीं। मान लो तो अब उसके बाद हमको क्या पता चल गया कि हमारी इनकम कितनी थी 72, तो हमारा सेविंग कितना है 35, और 72 माइनस 35 कर देंगे तो हमारा खर्च पता चल जाएगा। पर वहाँ पे हमसे क्या पूछा है, खर्च पूछा है, क्या पूछा है, हमसे बोला है कि अब उसके पास 3500 रुपये बचते हैं तो उसकी आय कितनी है। यानी कि 3500 वैल्यू किसकी है, सेविंग की, यानी 35 की, और चाहिए किसका हमको 72 का एक बार में, यानी कि 7200 रुपया। यानी कि इतना कम पैसा कमाता है और फुटानी बहुत ज़्यादा है कि जुआ भी खेलना है, मोबाइल भी यूज करना है, और क्या करना है, शराब भी पीना है। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया वाला हिसाब किताब है इसका, ठीक। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो फिर से समझें। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा हमको करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूजा का खर्च 10% किराए और 2.5% किताब पर, शेष का 20% कपड़ा पर और 5% सैंडल पर, शेष का 14 से 2/7% कोचिंग पर, तो उसकी बचत का प्रतिशत क्या होगा। इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा पूछा है कि उसकी बचत का परसेंटेज आप बता दीजिए कि उसकी बचत का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो इस वीडियो पे यहीं पे रोकते हैं और थोड़ा ये देखते हैं कितना आप लोग को समझ में आया। चलिए, बहुत लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वास्तविकता में आंसर क्या होगा, और आप लोग अपने अपने नोट से मिलाएं कि किसका किसका यही आंसर आया है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पूजा का खर्च कितना है 10% किराए पे और 2.5% किताब पर, और शेष का 20% कपड़ा पर और 5% सैंडल पर, शेष का 14 से 2/7% कोचिंग पर, और उसका बचत का प्रतिशत बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमको बताओ पूजा का जो खर्च है 10% किराए पे कितना है, रेंट कितना है उसका 10% है, पर क्या उसके बाद शेष बोला है या और बोला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, और बोला। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और बच्चे मतलब इस टाइप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। यहाँ पे बोल रहा है 2.5% किताब पर, यानी कि ये बताओ क्या इसका अलग से सक्सेसिव मेथड करना है, नहीं। याद करो कि जब भी ऐसा बात आता है यानी कि वो डायरेक्ट ही तो बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 10 है तो प्लस में यहाँ पे 2.5% इसी में तो जुड़ेगा, यानी कि ये टोटल कितना आ गया 12.5%। उसके बाद देखो बोल रहा है कि शेष का 20% कपड़ा पर और 5% सैंडल पर, यानी कि कपड़ा और सैंडल का मिला के कितना हो गया 20 + 5 बराबर कितना हो गया 25%। उसके बाद बोल रहा है कि शेष का 14 से 2/7% कोचिंग पे, तो कोचिंग का कितना दे रहा है ये 14 से 2/7%। समझ में आ रही है बात अब हमारी। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया कि अगर उसकी इनकम 8 हुई होगी तो उसका खर्च होने के बाद अब उसके पास जो पैसा बचा होगा वो कितना होगा 7 रुपये बचा होगा। उसके बाद बोल रहा है कि कोचिंग प्लस सैंडल पे जो खर्चा था वो कितना है 25%, मतलब क्या हुआ 1/4, यानी कि 4 होगा तो अब कितना बचा होगा 3 बचा होगा। उसी के बाद 14 से 2/7 का मतलब कितना होता है 1/7। अगर 1/7 की बात है तो अगर उसके पास 7 रुपया होगा तो एक कम हो गया कितना बचा, कोई दिक्कत, 7 से 7 कट गया, और कोई काट दें 2 3, ठीक है।
अब रहने देते हैं। यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 8 दूनी के 16, यानी कि अगर उसकी इनकम 16 थी तो सेविंग कितना है 9 है। और यहाँ पे हमको पूछा भी क्या है कि उसके बचत का प्रतिशत बचाना है। अच्छा, परसेंट बनाना है तो कैसे पता चलेगा? बेस पे ही तो बढ़ेगा या घटेगा। तो बेस उसका कितना है? अगर बेस उसका 16 है और उसकी सेविंग कितनी है 9 है, तो परसेंट के लिए क्या कर सकते हैं? फिर गुणे में 100 कर सकते हैं। 4 से काट दो, 4 चौके 16 और इसको काटेंगे तो 25। 25 नवा कितना आएगा? 225 बटे के 4। अब इस फॉर्म में तो होगा नहीं, तो क्या होगा? 4 पचे 20, 4 छंगे 24 और 1 बटे 4%। या फिर एक और क्वेश्चन का फॉर्म लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 56.4 दूनी के 8 और 5। या तो आंसर ये सही बटे में दिया होगा 56 से 1 बटे 4, या दशमलव में दिया होगा 56.25%। समझ में आया क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को घर पे जाके क्या करना है? खूब प्रैक्टिस करना है। एक बार फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा था कि पूजा का जो खर्च है वो 10% किराए पे है और 2.5% किताब पर है। यानी कि यहाँ पे शेष की अभी बात ये आई नहीं रिमेनिंग की। जब तक रिमेनिंग की बात नहीं करेगा वो 100 में से ही तो खर्चा करेगा। अगर 100 रुपये मेरे पास था, उसमें से हम 10 रुपये दे दिए किराएदार को, उसी का 2.5% निकाल के यानी 2.5 रुपये निकाल के दे दिए किसको? किताब वाले को भी दे दिए कि भैया 2.5 रुपया आप भी पकड़ लीजिए। अब हमारे पास जो भी पैसा बचा यानी कि 87.5 रुपया बचा। अब बोल रहा है कि 87.5 का 20% हमको देना है कपड़ा पे। समझ में आया? अब 100 की बात नहीं कर रहा, अब बोल रहा है कि शेष का, यानी कि अब शेष मेरे पास तो 87.5 बचा। जब 87.5 बचा तो बोल रहा है कि 87.5 का 20% किसको दे दीजिए? कपड़े वाले को दे दीजिए। तो 20% उसका हम निकाल के कपड़े वाले को दे दिए। समझ में आई बात? जब 20% कपड़े वाले को दे दिए तो बोल रहा है कि 5% और दे दीजिए सैंडल वाले को। तो ये क्या 100 पैसे दे रहा है? नहीं, हमारे पास जो 87.5 बचा था उसी का कह रहा है कि 5% और दे दीजिए आप सैंडल वाले को। 5% हम सैंडल वाले को भी दे दिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारे पास जो भी रिमेनिंग पैसा बचा, मतलब कि कैलकुलेशन अब देखो यहीं पे क्या हो गया? टफ हो गया। तब जो भी मेरे पास रिमेनिंग पैसा बचा उसी पैसे का बोल रहा है कि 14 से 2/7% क्या करिए आप? कोचिंग की फीस भी भर दीजिए, क्योंकि फीस भी देना जरूरी है ना, तभी तो सर पढ़ाएंगे। तो 14 से 2/7% कोचिंग पर वो दे देती है अपना पैसा कि सर ये लीजिए हमारे इनकम का। अब ये बताओ टोटल इनकम का दे रही है 14 से 2/7% या जो रिमेनिंग बचा उसका? जो रिमेनिंग बचा वो कैसे पता चल रहा है हमको? वहाँ पे खुद बोल रहा है शेष का है या फिर उसी के साथ का है। समझ में आ गया बात? बस वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बस यहाँ पे फॉर्म हम ऐड कर लिए। 10 और 2.5 का बात किया था 1 में, इनको जोड़ लिए हम यहाँ बना लिए 12.5%। 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन से ही तो हमको बचना है। उसके बाद कोचिंग और सैंडल वाला जो भी बात था, या कपड़ा या सैंडल जो भी था, उसका 25% ऐड कर लिए हम, उसका फ्रैक्शन निकाल लिया। और ये अब जब ये फ्रैक्शन जो हमारे सामने आया है, ये जो दिखा रहा है ये रिमेनिंग वाला पार्ट्स है। समझ में आया? और जब ये रिमेनिंग वाला पार्ट्स हमारे सामने निकल के आ गया, क्वेश्चन सेट हो गया। तो ये तो हमको बहुत धूमधाम से करने आता है। तुरंत लिखें 8 से 7, 4 से 3, 7 से 6, काटा पेटी खून खराबा, आ गया हमारा आंसर एक बार में। समझ में आया? ये बहुत ही तेजी से होता है क्वेश्चन। बशर्ते क्या करना है, इस पर कमांड करना है। 15 सेकंड लगने वाला क्वेश्चन है ये सब। 15 सेकंड से ज़्यादा लगने वाली औकात ही नहीं है इस क्वेश्चन की कि 15 सेकंड से ज़्यादा ले लें। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, और जब सीखेंगे तो समय लगेगा। तो अभी समय लगा के सीख लेना है कैसे भी करके। लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे तो कोई तरीका दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 25% और लड़कियों का 20% वयस्क है तो कितने % छात्र वयस्क नहीं?
ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। पर वो तरीका कैसे है, क्योंकि आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में ही होता है, पर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पे भी बताया है रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद बता रहे हैं कि उसमें से कुछ बच्चे व्यस्क हैं। एक टोटल नंबर दिया होता और उसमें से बोला होता कि इतने बच्चे व्यस्क हैं, तो हम लोग निकाल लिए होते हैं कितने बच्चे अव्यस्क हैं। पर यहाँ पे बात कर दिया है गड़बड़, क्या कि नंबर ना दे के रेशियो दे दिया है पहले ही कि 3:2 है। अच्छा हमको बस ये बताओ 3:2 अगर दिया हुआ है, ये रेशियो किसका दिया है, लड़के और लड़कियों का ही तो दिया है, यानी ये बॉय होंगे और ये क्या होंगे, गर्ल होंगे। बोल रहा है कि लड़कों का 25% और लड़कियों का 20% व्यस्क है, यानी कि लड़कियों में 80% और लड़कों में 75% अव्यस्क होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो समझ में आ रहा है। पर ये सर 3:2 दे दिया है ना, यहाँ से 25% कैसे निकाले, 75% कैसे निकाले, दिक्कत तो इसकी आ रही है यही दिक्कत। देखो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को तुम किसी भी सेम नंबर से गुणा कर दो दोनों साइड, रेशियो नहीं बदलने वाला। हम अपने कैलकुलेशन के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 300 कर लें और इसको हम लोग 200 कर लें, कोई दिक्कत तो बात है। 100 का गुणा इधर, 100 का गुणा इधर कर लिए, इससे कोई दिक्कत है। अभी भी 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 30 और 3 और 2 ही तो बचेगा रेशियो, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल है। अब जब इतना सिंपल है तो अब बताओ कि अगर लड़के कुल टोटल 300 हैं, क्या है, लड़के 300 हैं, बोल रहा है कि लड़कों का 25% और लड़कियों का 20% व्यस्क है, तो अब निकाल नहीं लोगे। अब देखो यहाँ से निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि इन लड़कों का निकालें, पहले 25% निकालें, जैसे कि मान लो अगर 300 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 1/4। 300 का 1/4 कितना होगा, 75 ही तो होगा, समझ में आ रहा है, 75 चौके ही तो क्या होता है, 300 होता है। ठीक समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है। 300 को 1/4 से भी हम लोग काट के निकाल सकते हैं, और नहीं बने तो फिर अपने बेसिक तरीके से निकालेंगे। कैसे, 300 का 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 या 75, समझ में आ रहा है, अब समझ में आया बढ़िया से ना, चलो ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 200 का 20%, लड़कियों का 20% निकालना है, यानी लड़कों का तो काम कर दिए, लड़कियों का 20% कितना हो जाएगा, 200 का 10% कितना होगा, 20, तो 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी लड़कियां कितनी व्यस्त, 40। अब यहाँ पे बताओ कि अगर 40 लड़कियां व्यस्क हैं तो कितनी लड़कियां होंगी जो बिना व्यस्क होंगी, वो कितनी होंगी, 160। और उसके बाद अगर 300 में से 75 लड़के व्यस्क हैं तो कितने नहीं होंगे, 225। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बस हमको क्या निकालना है, यही तो निकालना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने % छात्र व्यस्क नहीं है, परसेंटेज की बात कर रहा है, तब तो और हमारे लिए आसान बात है। अब देखो परसेंटेज भी निकालने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका, इन 75 और 40 को आपस में ऐड कर लो, क्या कर लो, आपस में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 75 40 25 115, ठीक, 115। अब 115 कितना % है, किसका पता करना है हमको, टोटल बच्चों का ही तो पता करेंगे, हमेशा परसेंटेज कैसे निकलता है, बेस में ही तो निकलता है। तो टोटल बच्चे 300 और 200 कितने हो गए थे, 500, यानी कि परसेंट भी निकले किस पे, 500 पे, और परसेंट के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटो, 5 दूना के 10 और 5 3 15, यानी कि 23% बच्चे क्या हैं, व्यस्क हैं। तो व्यस्क अगर 23% हैं तो अव्यस्क कितने होंगे, 100 माइनस 23 कर लेंगे, कितना बचेगा, 77। हाँ 77% क्या होंगे, अव्यस्क होंगे, और यही हमारा आंसर होगा। एक तरीका और है, ये तो पहले तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था, अगर जब हमको वैसे ही डायरेक्ट परसेंटेज निकालना होता तो हमको ये नीचे लाने वाला नंबर की ज़रूरत ही नहीं है,
हम सिर्फ इसी से बता ले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर हमको इस नंबर से बताना होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में ट्विस्ट होता और सिर्फ किसी एक का स्पेशली पूछा होता, तब तो लाना पड़ता ना। तो ये बेसिक्स है, तो इसको हम लोगों को यहीं पे समझ लेना है कि कब कौन सा करना है। अब देखो, अगर ये वाले परसेंटेज से निकालेंगे तब पर भी तो हमारा 77% आ ही आएगा। जैसे कि 225 और 160 को ऐड करेंगे तो 5 6 2 8 और 2 1 3, यानी 385 देखना है। 500 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 सते 35, 3 बच जाएगा और 5 सते 35, 77%। फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा? बदलेगा? सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इसको करने का कितना तरीका है? 2 तरीका। या तो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ उसका परसेंटेज निकाल के कोई एक ही परसेंट पकड़ के चलना है, ये नहीं कि दोनों। ठीक है, हम यहाँ पे समझाने के लिए दोनों लिखे हैं, पर जब तुम लोगों को करना होगा तो तुम लोगों को क्या करना है? किसी एक परसेंटेज को लेके चलना है। या तो जो वयस्क है उनको पकड़ के लेके चलो, उनसे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो अवयस्क वाले लास्ट में तुमको मिल जाएंगे। या अवयस्क वाले को लेके चलो तो लास्ट में तुमको वयस्क वाले भी पता चल जाएंगे, या फिर अवयस्क वाले भी पता चल जाएंगे। पर जब यहाँ पर हमको वैल्यू पहले से दे चुका है वयस्क का, तो और लास्ट में हमसे नंबर्स पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है? नंबर्स नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा है नंबर्स? बताओ। क्योंकि वहां पे जो लड़कों और लड़कियों का संख्या दे रखा है ना, वो 3:2 में दे रखा है। वहां पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। वहां पे हम 6 और 4 भी ले सकते हैं। 6 और 4 को भी करेंगे तो 3 और 2 ही आएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो वहां पे इसी वजह से यहाँ पे कभी भी एग्जामिनर नंबर पूछेगा। देखो, बच्चों के मन में डाउट कैसे आता है? सर ऐसा क्वेश्चन आया है, आप तो परसेंटेज में बता दिए, एग्जामिनर अगर नंबर दे के पूछेगा तो भाई नंबर देख कैसे पूछ लेगा? तुम खुद बताओ। वहां पे 3:2 के फॉर्म में हम कौन सा नंबर लेके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये तो हम ही बस जानते हैं। यहाँ पे हम 30 और 20 भी ले सकते हैं, 3000 और 2000 भी ले सकते हैं, 3 लाख और 2 लाख भी ले सकते हैं, 30 लाख भी ले सकते हैं, 2 करोड़ भी ले सकते हैं। वो तो मेरी मर्जी है कि हम कितने बच्चे को ले रहे हैं, है ना? तो क्या वो यहाँ पे कभी भी एग्जामिनर देगा यहाँ पे कि नंबर बताओ? जब भी पूछेगा परसेंटेज ही तो पूछ सकता है, क्योंकि एक तरीका होता है ना। अब जैसे घर बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास जमीन तो होना चाहिए। जमीन है नहीं, घर बनाना है, कहाँ बनाएंगे? आसमान में बनाएंगे। अगर हमारे पास गाड़ी है तो चलाने के लिए रोड होना चाहिए ना। अब हवाई जहाज तो है नहीं कि आसमान में उड़ा लेंगे, रोड तो चाहिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी होता है, और बच्चों के दिमाग में डाउट कहाँ से घुसता है? यहीं से कि सर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, कैसे करेंगे? अरे पहले जो बताया जा रहा है उतने पे ध्यान दे, जब नंबर वाला आएगा तो नंबर वाला हम बता ही देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें फिर से समझाएं, आ गया समझ में? इस तरह कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंक का 25% पाता है एवं 60 अंक से फेल हो जाता है, वहीं दूसरा छात्र 42% पाता है एवं अनिवार्य अंक से 8 अंक अधिक पाता है, तो पूर्णांक बताएं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं, लेकिन उसमें हम बताए थे और जिसमें एक वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल आती थी, पर इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकलने वाला नहीं है, हमको खुद एज्यूम ही करके निकालना होगा। कैसे निकलेगा? मैटर तो फंस गया। कैसे निकलेगा बताओ? क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र है जो अधिकतम अंक का, यानी टोटल का कितना पाया है? 25% पाया था। ये कौन था? फर्स्ट बॉय। और ये 25% पाता है, पर क्या हो जाता है? ये 60 अंक से फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो गया? 60 नंबर से फेल हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि वहीं दूसरा छात्र जो है वो 42% पाता है और वो अनिवार्य अंक से 8 अंक अधिक भी पाता है। यानी कि दूसरा जो लड़का है वो कितना पा रहा है? 42% पा रहा है, ठीक। पर ये और ये प्लस 8% ज़्यादा इसका नंबर आ रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, आंसर आ गया है। ठीक, देखो कैसे आ गया है आंसर।
बोल रहा है कि 25% पाए थे, और यहीं पे देखो समझना पॉइंट, वैल्यू कैसे बनाया जाता है और किसका ये वैल्यू बनेगा, ठीक ना। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस हो या जो भी हो बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि किसी भी नंबर का कब हम वैल्यू बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन में हम कुछ अभी कुछ किए नहीं है, बस जैसे जैसे बोला है लिखे हैं ना। बोला है कि 25% पाता है और 60 अंक से फेल हो जाता है। यानी ये बताओ अगर इसमें 60 नंबर जुड़ जाता तो ये पास हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता ना आसानी से। वहीं पे बोल रहा है दूसरे बच्चे को कि उसके पास 42% नंबर तो आया, पर उसका नंबर क्या है? पासिंग मार्क्स से भी 8 नंबर ज़्यादा। यानी अगर इसका 8 नंबर वापस ले लें तो ये भी पासिंग नंबर पे ही तो पहुंचेगा। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो ये परसेंटेज बन के आएगा। बात समझ में आई? कैसे? जैसे कि यहाँ पे 60 और 8 को अगर हम जोड़ दें, जैसे कि 60 उसको दे दें और 8 इसका ले लें, यानी बराबर कर दें बात। 60 उसको दे दें और 8 इससे वापस ले लें, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 68। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब ये बताओ 25% और 42% दिया हमको, पासिंग मार्क्स का मतलब भी नहीं है कि 33 पे है कि 35 पे है कि 38 पे है कि 45 पे है, पता नहीं है हमको। तो जब हमको ये बात पता ही नहीं है कि 35 पे है, 45 पे, 48 पे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन हमको ये बात पता है कि 25% जब लाया था तो 60 नंबर से फेल हुआ था, यानी कि जो भी बाकी रह गया होगा पासिंग मार्क्स के लिए, उसके लिए ये 60 नंबर काम में आता। यानी कि इस 25% में कुछ ऐसे परसेंट होंगे, ये 60% बनाता होगा, जो 60 नंबर है, कुछ परसेंट ऐड करता होगा जिससे वो पास हो जाता। बात समझ में आ रही है? अगर जब ये 60 नंबर उसमें ऐड करते तब, यानी कि, और यहाँ पे 42% आया है और 8 नंबर, यानी कुछ परसेंट ये ज़्यादा भी हुआ है, ये तो ज़्यादा हुआ है और ये, लेकिन जब ये दोनों का डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या इन दोनों का जो गैप होगा वही तो इस नंबर के बराबर में आएगा। बात आ रही कि नहीं समझ में? हमको पासिंग मार्क्स नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि अगर ये 60 और 8 को हटा दें तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस नंबर के बराबर ही तो आके बैठेगा। अब इनका अंतर कितना है? 25 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा? 25 में 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 15 और 2 17, यानी कि 17% बराबर होगा किसके? 68 के। बात समझ में आई? नहीं आई है? फिर से समझाते हैं, समझो। पहले क्वेश्चन देखो। बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंक का, यानी कि टोटल नंबर्स जो होंगे उसका 25% पाया और 60 नंबर से फेल हुआ है। यानी 25% पाया तो 60 नंबर से फेल हुआ है। ये 60 नंबर अपने आप में कुछ परसेंटेज तो वेरी करता होगा कि नहीं अपने साथ? अगर कोई भी एक नंबर हो, जैसे मान लेते हैं 800, 900 या 1000 ही हो, उसमें से 60 हजार का 60 कुछ तो परसेंट होगा, 1%, 2%, 5% या 5% से ज़्यादा कुछ तो होगा ही ना, उसी नंबर का है तो, यानी कुछ हो गया ये। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 42% पाता है पर 8 नंबर क्या जाता है? ज़्यादा आता है। तो अपने आप में ये जो 8 नंबर एक्स्ट्रा हुआ है तो अपने आप में कुछ परसेंट भी तो ये बढ़ाया होगा ना उसका। तो अगर इसके 8 नंबर को और इसके 60 नंबर का अंतर निकाल लें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो इनके इक्वल परसेंटेज पे तो हम पहुँच ही जाएंगे ना। बात समझ में आ गई? यानी कि 68 वैल्यू किसकी है? 17 की, और हमको बताना है पूर्णांक यानी कि 100% की। तो 17 से 68 कटेगा कितने बार में? 17 दूना के 34 और 17 चौके 68, यानी कि टोटल नंबर कितना होगा? 400। समझ में आया? कैसे आएगा 400? पर क्या क्वेश्चन, अब ये बताओ कि यहाँ पूछ सकते हैं कि पासिंग मार्क्स बताइए। अनिवार्य अंक जो दिया है यह पूछ सकता है क्या इस क्वेश्चन में कि आप हमको इसका अनिवार्य अंक बताइए? पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता ना, क्योंकि वहां पे पासिंग मार्क्स कितने पे लिया हमको क्या पता होगा। समझ में आ रही है? क्योंकि वहां पे हमको ये पता है कि 42% आया था तो 8 नंबर उसके ज़्यादा थे। हाँ, लाया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो हमारे पास 400 आ गया, 400 का 42% ले लो, ठीक है। 42% लाने के बाद उसमें क्या करो, 8
माइनस कर दो, जो नंबर आएगा और उसका इस पे परसेंटेज रख के निकाल लो, देखो क्या आता है आंसर, वही होगा पासिंग मार्क्स। पर वैसा क्वेश्चन आते ही नहीं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक वाला ही पूछेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि पूर्णांक ही बताइए, क्योंकि यहाँ पे खुद अपने आप में ये बड़ी बात है कि आप इसका वैल्यू निकाल पाते हैं कि नहीं। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझा दें, आ गया एकदम क्लियर? चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये समझ में आ गया क्या टापी खून खराबा, और आंसर कितना आ गया 400। तो आज के वीडियो में सिर्फ अब इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।